शुरू होगी सर। थोड़ा सा बंद करते तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हमने जून महीने में पार्ट 1 में नेशनल अफेयर्स किया था। आज हम चलेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स पे। तो शुरू करते हैं। चलो, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रेन 6000 स्टूडेंट एंड 200 एजुकेटर इन साइबर सिक्योरिटी स्किल। इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो सीधा बनेगा कि साइबर सिक्योरिटी स्किल के लिए किस किस के बीच में MOU हुआ। तो आंसर माइक्रोसॉफ्ट और इंडियन गवर्नमेंट। माइक्रोसॉफ्ट कब बना था? क्वेश्चन सीधा यहीं से बनेगा कि साइबर सिक्योरिटी के लिए किस किस के बीच में जो था MOU हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है बताओ? अमेरिका की। कब बनी? बनी कब? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर सबने नाम सुना होगा, बिल गेट्स। और आजकल माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुना होगा नाम। क्या नाम है? कहाँ के रहने, लिखते रहना साथ में थोड़ा थोड़ा। सत्या नडेला कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया। इंडिया कहाँ? हैदराबाद। लिखो, इंडिया में रहने वाले हैं ये हैदराबाद से। हैदराबाद कहाँ हुआ? स्टेट तेलंगाना। बुक्स में और नेट में हो सकता है आपको आंध्र प्रदेश मिले, क्योंकि तेलंगाना बाद में बना। ये तो जब इनका जन्म हुआ था तो आंध्र प्रदेश ही हुआ करता था तब, तो हो सकता है वहाँ आंध्र प्रदेश लिखा हो, लेकिन अब वो तेलंगाना बन गया है अलग से स्टेट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसमें देखो क्या है पढ़ने के लिए, जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा। ये फुल फॉर्म सुनी आपने ब्रिक्स की? ब्राज़ील। अब सुन लेना ध्यान से। पहले था ब्रिक। क्या था? ब्रिक बना 2001 में। कब बना? 2001। और इसका जो नाम ब्रिक दिया था वो ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनिल, उन्होंने दिया था। ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल, उन्होंने नाम दिया ब्रिक। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। लास्ट कंट्री कौन है? साउथ अफ्रीका ने एंट्री मारी 2010 में। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे मैं बता रहा हूँ। 2010 में किसने एंट्री मारी? फिर बन गया ब्रिक्स। फिर जो ब्रिक्स है इसका इस साल समिट कहाँ हो रहा है? और ये रोटेट करते हैं। उसके बाद ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दोबारा रोटेट करेगा। तो बोलो अभी 23 का है साउथ अफ्रीका में, तो इंडिया में कब होगा? 26 में। इससे पहले इंडिया में कब हुआ? 2021। पेपर में पूछते हैं ये, तो आपको सिर्फ अंडरलाइन कर लो अपने पास। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्रिक्स 2023 का साउथ अफ्रीका में हुआ है, बाकी आप खुद समझ आओगे फिर। और लिख लेना ब्रिक 2001 और ब्रिक्स 2010 जिम ओनिल। ये जो ब्रिक्स कंट्री है उनका एक बैंक भी है। बैंक का नाम है गुड, नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट। चलें आगे। इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली सेक्रेटरी जनरल जो लड़की है सेलिस्टे सोलो। लिख लो, पेपर में पूछेंगे, अंडरलाइन करना है इसको। सेलिस्टे सोलो पहली लेडी सेक्रेटरी जनरल WMO की। डन। ऐसे अगर कोई और होता तो ज़रूरत नहीं होती, बट लेडी है इसलिए ज़रूरत है पेपर के लिए। पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस जो किस पे होगी? कंजर्वेशन यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो कहाँ पे होने जा रही है? UAE। और कब होगी? ये 4 क्वेश्चन है इसमें से, करो अंडरलाइन। 2025 UAE वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। चलें आगे। हेलमंड वाटर कॉन्फ्लिक्ट, आपसे इतना सा पूछेंगे कि कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में है ये, तो ईरान और एक और अंडरलाइन करना कि हेलमंड रिवर
सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है अफ़गानिस्तान की, और इंडिया की गंगा, और पूरे वर्ल्ड की नील नदी। ठीक है, लिख लेना अपने पास इसको। पूरे वर्ल्ड की है नील, इंडिया की है गंगा, और अफ़गानिस्तान की है हेलमंड। तो हेलमंड वाटर कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में है? यहाँ पे एक नाम लिखा है, सुना आपने वाली जगह कोई? हिंद कुश माउंटेन। ये कहाँ पे हैं? जितने भी अर्थक्वेक आते हैं मोर देन 80%, 90 बोलो तब भी गड़बड़ नहीं है, मोर देन 80% जो भूकंप हैं उसका जो सेंटर होता है वो क्या है? हिंद कुश माउंटेन। और ये कहाँ पे हैं? अफ़गानिस्तान पे। मैंने बोला 90% केसेस में, हो सकता है 10% का इधर उधर उसका सेंटर हो। जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी में, तब देखेंगे कि ये भूकंप क्या है, एपी सेंटर, हाइपो सेंटर, जो भी रहेगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हिंद कुश माउंटेन कहाँ पे हैं, और अगर कहीं भूकंप आते, पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि अर्थक्वेक आता था, सेंटर कहाँ था, तो मैक्सिमम केसेस में कहाँ मिलेगा ये वाला? हिंद कुश माउंटेन में। ओपेक प्लस, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये जो ओपेक है, ओपेक कब बना? बोलो। 1960 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर बताया था आपको, ओपेक का हेडक्वार्टर नहीं। ओपेक में कितनी कंट्रियां हैं? सामने लिखा है। ओपेक प्लस, ठीक है, तो इसमें लिखो ओपेक में 13 कंट्रीज, 13 है। ओपेक प्लस में फिर और ऐड होती हैं, याद रखना। ठीक है, सिर्फ इसमें इतना ही था। ओपेक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, ये भी बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन का एक डैम है जिसका नाम है नोवा काखाकोवा डैम। सीधा पूछेंगे ये डैम कहाँ पे है, और यहाँ पे यूक्रेन वालों को डर है कि रशिया आने वाले टाइम में यहाँ कुछ गड़बड़ करेगा। ये देखो, यूक्रेन ने किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वहाँ पे गड़बड़ करने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको नोवा काखाकोवा डैम कहाँ पे है। जैसे भाखड़ा डैम कहाँ है? कहाँ पे? जोर से। नंगल, नंगल नहीं पूछता कोई नहीं। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में, हिमाचल वाले कहते हैं हिमाचल पे है, पंजाब वाले कहते हैं पंजाब पे, पर वो बाउंड्री पे है, हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री पे। जब वो भाखड़ा डैम बना था तो हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर, उसके 256 गांव डूब गए थे। 256 गांव, एक गांव में अगर 10 घर भी होंगे तो लगा लो हिसाब। तब बना है भाखड़ा डैम। और भाखड़ा डैम को नेहरू जी ने कहा था टेम्पल ऑफ इंसर्जेंट इंडिया, नए इंडिया के नए टेम्पल्स, जो मतलब हाइड्रो पावर के लिए दी बेस्ट कहते थे भाखड़ा डैम को। तो वैसे ये डैम भी है कि नोवा काखाकोवा डैम कहाँ मिलेगा? हाँ, यूक्रेन में एक डिजास्टर भी हुआ था। कब? जोर से। चिर्नोबाइल डिजास्टर, बात है 1986 की। न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था यूक्रेन में, याद रखना। यूक्रेन का चिर्नोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 पेपर में पूछते हैं। और एक हुआ था मध्य प्रदेश में 1984 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी, नाम गैस का मिथाइल आइसोसाइनेट, लिख लेना जिनको पता नहीं है। मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, डन। चिर्नोबाइल बहुत ज़रूरी है जब से यूक्रेन न्यूज़ में आया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड पता है किसी को? नहीं। डेमोग्राफी क्या होता है? व्हाट इज़ डेमोग्राफी? हाँ, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं डेमोग्राफी। तो क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड? देखो, बोला 15 साल से ऊपर, 64 साल से जो नीचे के हैं वो काम करने वाली जनता है। इंडिया बोलता है 15 की जगह 18,
64 की जगह इंडिया में जो काम करने वाली जनता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है कि किस देश की कितनी पॉपुलेशन काम करने वाली है, किस देश की कितनी पॉपुलेशन काम करने वाली है, उसी को कहते हैं डेमोग्राफिक। अभी जो हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है यानी काम करने वाली पॉपुलेशन है, वो क्या है, यानी काम करने वाले बहुत लोग हैं। मीडियन एज देखो इंडिया की कितनी है बोलो, और चाइना की। कहाँ की पॉपुलेशन यंग है, कहाँ की पॉपुलेशन की जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की ज़्यादा होगी। तो मैंने कहा ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा कैसा है। मोदी जी ने स्कीम शुरू की है स्किल इंडिया मिशन, सुना आपने। उन्होंने स्कीम शुरू की है स्टार्टअप इंडिया, स्कीम शुरू की है स्टैंड अप इंडिया, स्कीम शुरू की है मेक इन इंडिया। अगर इन स्कीमों को शुरू ना करें तो जो इतने सारे लोग हैं काम करने वाले, उनको काम कहाँ से देंगे। इतनी नौकरियां थोड़ी हैं कि सबको नौकरियां ही दे। टॉप के जो 3-4 बिजनेसमैन हैं, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, और आपने नाम सुने होंगे, बोले वही क्यों, तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करो, लोन हम देंगे, जब स्टार्ट हो जाए तो स्टैंड अप इंडिया, फिर आगे उसको बढ़ाने के लिए और आपके साथ रहेंगे। मेक इन इंडिया चलाया, स्किल इंडिया मिशन चलाया कि आप कोई ना कोई स्किल तो सीखो, जब आपके पास स्किल होगी तो आपको काम अपने आप मिल जाएंगे। तो अगर मोदी जी ये वाली स्कीम नहीं शुरू करते तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बन जाता डेमोग्राफिक डिजास्टर। क्या बन जाता, यानी जो काम करने वाली जनता है पॉजिटिव है, सब कुछ नेगेटिव में चला जाता। काम कुछ करने को होगा नहीं, फिर क्या करोगे, फिर गुंडे मवाली बनना, बंदूक पकड़ के सड़कों पे घूमना। या काम जब इंसान बिजी रहता है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉजिटिव आएगा। एज तो है वो मान लिया, पर अब काम भी तो होना चाहिए, इसीलिए ये स्कीम आई है, समझ गए। तो इसको अंडरलाइन कर लेना। 15 से 64, इंडिया की मीडियन एज 28 और चाइना की 39। चलूँ आगे। न्यूज़ को बाद में पढ़ते हैं। ये सुना आपने, फुल फॉर्म बोलो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो कब बना, 1948 भी कहते हैं, 49। हेडक्वार्टर कहाँ है, नाटो में कितने मेंबर हैं आज की डेट में, लेटेस्ट वाला कौन है, नाटो है क्या, व्हाट इज नाटो, किस किस का, कौन कौन, अमेरिका और उसके सहयोगी देश, वो आपस में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं मिलिट्री की, जिसका नाम है, तो याद रखना, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का मिलिट्री अलायंस का नाम है नाटो। 2 सुपर पावर हुआ करती थी, एक यूएस, दूसरी रशिया। रशिया को पहले क्या कहते थे, फुल फॉर्म बोलो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या है, जैसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का ये था ना नाटो, वैसे रशिया और उसके सहयोगी देशों का क्या था, ये बना था 1956 में। आज की डेट में यूएसएसआर है, यूएसएसआर का हो गया डिसइंटीग्रेशन, विघटन, कब, तभी बनी रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, वो सारी कंट्रियाँ, वो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी। तो जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो वर्सा भी नहीं है, यानी रशिया और उसके सहयोगी देशों का मिलिट्री अलायंस वर्सा पैक्ट अब नहीं है, लेकिन नाटो आज भी है। अब रशिया और यूक्रेन का पंगा चल रहा है, ये सारी कंट्रियां जो नाटो में, वो बोल रही हैं हम तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसा करते हैं सारे मिलके प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार लड़ने की। तो प्रैक्टिस कौन कर रहा है शुरू, अब पढ़ो हेडिंग, 2 बार लिख दिया, ये वाला नहीं पढ़ना, पढ़ो, जर्मनी प्रिपेयर टू होस्ट डिफेंडर, नाटोज बिगेस्ट एवर एयर, आज तक की सबसे बिगेस्ट, मतलब 31 की 31 कंट्रियाँ वहाँ जाके अभ्यास करेंगी युद्ध का, कैसे लड़ना है।
तो कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? तो आपको नाटो का और वर्षा का सारा पता होना चाहिए, लिखते रहो साथ में थोड़ा थोड़ा अपने पास। वर्षा, चलें आगे। यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया था ना मैंने आपको। यूएन के कितने ऑर्गन हैं? 6। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में। कितने मेंबर थे इसमें? जज यानी 15। हर जज का कार्यकाल कितने साल? इंडिया से कौन थे? दलबीर भंडारी। ये सारी बातें हुई थी। यूएनएससी एक उसका ऑर्गन था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें टोटल कितने मेंबर थे? उन 15 में 10 टेम्परेरी, 5 कैसे थे? ये जो 10 टेम्परेरी थे उसमें से 5 तो हैं, पर 5 नए ऐड हुए। वो 5 नए ऐड हुए अल्जीरिया, गिनिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोन, स्लोवेनिया। पेपर का क्वेश्चन है ये। यूएन का मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया है। कौन है सेक्रेटरी जनरल आजकल यूएन के? एंटोनियो गुटरेस। कौन सी कंट्री के? पुर्तगाल के। ठीक है, तो ये 5 नई कंट्रियां हैं जो ऐड होंगी किसमें? सिक्योरिटी काउंसिल की टेम्परेरी कंट्रीज में, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 2 साल। कर लो अंडरलाइन ये वाली, जरूरी हैं जो 5 नई बनी। चलूँ आगे। ये देखो, इसमें सिर्फ इतना सा समझ लो, व्हाट इज दिस? एक होता है अल नीनो और एक होता है, ये दोनों स्पेनिश वर्ड हैं, लिखो अपने पास, पूछेंगे पेपर में। दोनों कैसे शब्द हैं? नीना, ये है लिटिल गर्ल, नीना का स्पेनिश में मतलब, और नीनो है लिटिल बॉय। यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, हर पेपर में बनेगा। और याद रखना, इंडिया के लिए जो अच्छा है वो कौन है? ला नीना, गुड फॉर इंडिया। गुड फॉर इंडिया का मतलब कि जब ला नीना होता है तो इंडिया में अच्छी बारिश, हवा, तूफान सब बढ़िया होता है, बिल्कुल अच्छी फसल, सब कुछ। कौन सी कंडीशन अच्छी है इंडिया के लिए? अगर इंडिया के लिए अच्छा है तो एक कंट्री वहाँ बिल्कुल अपोजिट होता है, साउथ अमेरिका। क्या नाम है? तो लिख लो अपने पास ये भी। यानी साउथ अमेरिका के लिए कौन सी कंडीशन अच्छी है? एल नीनो। लिख लेना, ला नीना गुड फॉर इंडिया और अल नीनो गुड फॉर साउथ अमेरिका। चलें आगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, अल नीनो क्लाइमेटिक पैटर्न, अनयूजली वार्म वाटर, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ग्लोबल वेदर पैटर्न, ये सारी ज्योग्राफी में एक अलग से मॉनसून का टॉपिक आएगा, वहाँ देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि इंडिया के लिए कौन सा बढ़िया, और दोनों कैसे वर्ड हैं? पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में। इंडिया, फ्रांस, यूएई के बीच में पहली बार। याद रखना, यहां से सीधा क्वेश्चन, अटलांटिक डिक्लेरेशन किस किस के बीच में हुआ? अमेरिका और यूके। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन हैं? कौन से नंबर के? बोलो। और ये कौन है? ऋषि सुनाक, यूके के प्राइम मिनिस्टर। ये पता होना चाहिए। जो बाइडेन 46 नंबर के हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन से नंबर के? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन से नंबर के? 50वें। और देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं? 15वीं। और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ 14। पेपर के क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट 14वें नंबर के। चलें आगे। इसमें सिर्फ इतना था कि इंडिया और सर्बिया बोल रहे हैं कि इस साल के एंड तक
हमने टारगेट रखा है कि आपस में ट्रेड करेंगे 1 बिलियन यूरो का। यूरो कहाँ की करेंसी है? यूरोप में किसकी? यूरोप में छोटी छोटी कंट्री हैं, कितनी टोटल? 20। यूरोप में 40 के आसपास छोटे छोटे, जैसे जितना यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है ना इंडिया में, उतनी वहाँ एक कंट्री होती है। नॉर्वे, फिनलैंड, आपने नाम सुने होंगे। और छोटी छोटी कंट्री हैं जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी तरह। और यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन भी है, उसमें कितनी कंट्री हैं आज की डेट में? नहीं बताया है। यूरोपियन यूनियन में पहले थी 28, एक इसमें से निकाल दी, अब कितनी है? जो निकली उसका नाम ब्रिटेन। ब्रिटेन निकली यानी ब्रिटेन का एग्जिट, इसलिए बोला ब्रेग्जिट। ब्रिटेन का एग्जिट हुआ इसलिए नाम पड़ा ब्रेग्जिट। तो यूरोपियन यूनियन में आज की डेट में कितनी कंट्रियां हैं? 27। तो ये जो हमारा यूरो करेंसी है, यूरो, वो कितनी कंट्रियां यूज करती हैं? नहीं, यूरो जो है, सॉरी, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री हैं, लेकिन उसमें जो यूरो करेंसी यूज करती हैं उसको कहते हैं यूरो जोन। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रियां हैं, लेकिन जो यूरो का यूज करती हैं, जो यूरो करेंसी है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को यूरो जोन। ये कितनी कंट्री हैं? बोलो जोर से। ये कंट्रियां हैं 20। 21 भी थी लेकिन अब कहते हैं 20 है। अभी हमने चेक किया था, आपकी क्लास में किया था ना, 20 हैं अब इसमें। यूरो यानी यूरो करेंसी कितनी कंट्रियां यूज कर रही हैं, और जो यूज करती हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है एक। चलें आगे। अच्छा हाँ, इतना ही था इसमें। चाइना ने पूरे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल, जिसका नाम है JF-22। सीधा पूछेंगे आपसे, व्हाट इज JF-22? तो JF-22 क्या है? चाइना का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल। नॉट सिर्फ चाइना का, चाइना ने शुरू किया, पूरे वर्ल्ड का है। पर ये नाम क्या है? चाइना के कौन है आजकल प्रेसिडेंट? जी जिनपिंग। कौन है? पता है आपको? ये भी बहुत ज़रूरी है। वॉल्केनो ज्योग्राफी में टॉपिक आएगा बढ़िया, 1 घंटे का पूरा। ये जो किलोइया वॉल्केनो है, ये है अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में एक आइलैंड है, कौन सा? हवाई आइलैंड, हवाईयन कहते हैं। हवाई आइलैंड है अमेरिका में, उसमें बहुत सारे वॉल्केनो हैं। उसमें से एक वॉल्केनो कौन है? ये अभी इरप्ट हुआ, फटा था अभी। तो पूछेंगे कि किलोइया कैसा वॉल्केनो है, तो आंसर एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, ओनली 1। बाकी भी हैं 4, 5, 6, जैसे हरियाणा में है धासी नाम का, लेकिन वो इनएक्टिव है। एक्टिव इंडिया में एक ही है, कौन सा? बैरन। गुड। अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड कहाँ मिलेगा? लिख लो, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो। इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो नाम क्या है? कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। पेपर का क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखना इंडिया का ओनली एक एक्टिव वॉल्केनो। और ये देखो लिखा भी है, किलोइया कैसा है? एक्टिव। कहाँ मिलेगा? हवाईयन आइलैंड में। बाकी ज्योग्राफी की क्लास में। ईरान न्यूक्लियर डील, इसमें इतना से याद रख लो, P5+1। ये P5 वही हैं जो UNSC के परमानेंट मेंबर हैं। 5 थे ना, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका। वो P5, ये देखो लिखा है, चाइना, रशिया, फ्रांस, US और UK प्लस जर्मनी। तो जो P5+1 है वो जर्मनी है, और यूरोपियन यूनियन भी साथ में आ गया है। बड़ी पुरानी डील है, 2014 की, लिखा है यहाँ कहीं।
जुलाई 2015। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे बराक ओबामा। इतने न्यूक्लियर वेपन थे इजराइल के पास, सॉरी ईरान के पास, कि हर किसी को डराता रहता था आए दिन, अमेरिका को, चाइना को, सबको धमकियाँ, और ये बोलते थे निकल जा इससे बाहर। और बाद में इसको बोला कि हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, जितना हो सकता है। इसको पैसे दिए और जितने न्यूक्लियर वेपन थे सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। बहुत ज़्यादा फंड दिया था, अरबों में, तब इसने डिस्ट्रॉय किए थे। तो इसलिए ईरान न्यूक्लियर किस किस के बीच में हुई? P5+1। याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लो। P5 में थी पावरफुल 5, परमानेंट 5। ये बताओ इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड कब बना? 45। हेडक्वार्टर पेरिस। कहाँ की कैपिटल है? यूएस। और इसका एक दोस्त था इजराइल। ये दोनों बाहर हो गए किससे? ट्रंप के टाइम की बातें हैं। इनको लगा अगर हम यूनेस्को से बाहर होंगे, देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड एजुकेशनल, साइंटिफिक, फिर कल्चरल, 3 काम थे। बोला अगर हम बाहर हो गए तो यूनेस्को ख़त्म हो जाएगा। पर जो था यूएस और इजराइल, इनको लगा झटका। कैसे लगा? क्योंकि यूनेस्को की बागडोर संभाली रशिया ने, चाइना ने। यूएस को लगा ये क्या हो गया, हमने जो सोच के आए थे वो तो हुआ ही नहीं, ये तो और ग्रो होने लगा। तो इसीलिए दोबारा इन्होंने डिसीजन लिया है कि हम, पेपर में क्वेश्चन बनेगा ये, जब हटे थे तब भी बना था, अब भी बनेगा। पर इजराइल ने नहीं बोला कि ज्वाइन करेंगे, सिर्फ किसने कहा? चलूँ आगे। अपॉइंटमेंट। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर कौन बने? जनार्दन प्रसाद। कौन है? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जनार्दन। ये 2 इकट्ठे हैं क्वेश्चन, 2 न्यूज़ इकट्ठी हैं। अमित अग्रवाल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और सुबोध कुमार सिंह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। 2 अलग अलग चीज़ें एक में डाल दी हैं। ठीक है बात? चलें आगे। स्पोर्ट्स में तो सिर्फ हेडलाइन देखनी है। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया हॉकी जूनियर एशिया कप चैम्पियनशिप में। कहाँ हुई ये चैम्पियनशिप? सामने लिखा है सलाह, ओमान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हमने इससे पिछले करंट अफेयर में पढ़ी थी, कहाँ हुई थी? बोलो। खेलो इंडिया यूपी की कितनी सिटी में? पेपर होगा तो 6, 7, 8 महीने का करंट अफेयर आएगा, ये तो 15 दिन पुराना है और उसी का ही है लिंक। 4 कौन कौन? यूपी की 4 सिटी में हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। एक का नाम था लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर। ये 4 सिटियां थी जहां हुआ था। और मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कौन सा एडिशन है? फर्स्ट वर्ल्ड, 3rd। यानी पहले हुई थी 20 में, दूसरी हुई 21 में, 22 वाली कोविड की वजह से नहीं हुई, 20 वाली हुई थी उड़ीसा में। तब विनर था जो आपके बगल में यूनिवर्सिटी है, कौन? इस बार भी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, अब इसका रिजल्ट आ गया, मतलब ख़त्म हो गई खेल के। इसमें भी नंबर 1 कौन है? कितने मेडल जीते पंजाब ने? नंबर 2 पे GNDU, कहाँ पे है? और तीसरे नंबर पे कहाँ पे? इम्पॉर्टेंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। बताया भी था कि शुरू क्यों की, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में। तो पहले पे पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरे पे GNDU, तीसरे पे जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका। ठीक है बात? और इस बार के कहाँ पे हुई ये? यूपी की 4 सिटी में। चलें आगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये।
ये कोई है फुटबॉल का प्लेयर, उसने जो था रिजाइन ले लिया, ज़लातन इब्राहिमोविच, रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल। 2020 वर्ल्ड कप इंडिया आज तक सिर्फ एक ही बार जीता है, पता है आपको? 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट का कब शुरू हुआ? 2007 में। इंडिया कितनी बार जीता? 2 बार। देखो कौन जीता? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। आपके टेबल बना हुआ है, देखो उसको। इंग्लैंड 2-2 बार, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज 2-2 बार, और इंडिया सिर्फ एक बार जब शुरू हुआ था, उसके बाद कभी नहीं जीता। ठीक है, हो गया। फ्रेंच ओपन कौन जीता? मैंने आपको इससे पहले बताया था, इसको कहते हैं सबको ग्रैंड स्लैम। साल में कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा, तीसरा और चौथा यूएस ओपन। अब देखो पहले में कौन जीता ऑस्ट्रेलियन में? नोवाक जोकोविक। दूसरा फ्रेंच आपके सामने कौन जीता? तीसरा अभी हो गया, लेकिन नोवाक जोकोविक हार गया। जीता है पता नहीं, नाम नहीं उसका ध्यान आ रहा, वो जीता था पर्सन। नोवाक जोकोविक हार चुका है विंबलडन में। अगली बात पूछते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से सरफेस पे होता है? तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों कैसा सरफेस होता है? फ्रेंच का सरफेस, और विंबलडन पूछते हैं पेपर में कि ये ना बैडमिंटन है कि कैसे सरफेस पे खेलना, हार्ड पे, मिट्टी पे कि ग्रास पे। तो ग्रास पे कौन सा खेलते हैं, और मिट्टी पे और हार्ड पे ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन। इन सबको कहते हैं ग्रैंड स्लैम। सबसे ज़्यादा बार ये जीता है नोवाक जोकोविक, 23-24 बार जीत गया कोई। लिख लो इसको, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कौन से सरफेस पे होता है और क्या है। चले आगे। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। और पेपर में एक बार रीअरेंज करने को भी आए थे, कौन पहले होता है कौन बाद में होता है। यही है इसका जो ऑर्डर है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। चलें आगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी हिस्ट्री बेंच क्रिकेट की 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने कब कब जीते? चैंपियन ट्रॉफी 6 और 9, T20 2021, टेस्ट चैंपियनशिप 21 और 23 की। इंडिया ने कब कितनी बार जीता है 50 ओवर का ये मैच वर्ल्ड कप? यानी कि एक बार 83 2011 में, और 2020 अभी देखा आपने 7, पहली बार शुरू हुआ था तब भी जीता। ठीक है, बाकी भी देख लेना कब जीता इंडिया। इसमें सिर्फ इतना कि फीफा अंडर 20 में उरुग्वे ने किसको हराया? इटली को। उरुग्वे डिफीट इटली। चलें आगे। बैंकिंग, ये आ गई वो चीज़। ये अच्छा, ये बताया था मैंने आपको जीडीपी क्या होती है, समझाया था ना। एक देश के अंदर उसकी बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, लेकिन कैसा गुड्स और सर्विसेज का हाँ, कौन सा प्रोडक्शन? फाइनल प्रोडक्शन, वो होता है जीडीपी में। अब एक टर्म ये है ऊपर, फिस्कल। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा। फिस्कल डेफिसिट को क्या कहते हैं? एक्चुअल जो होता है बजटरी डेफिसिट। बहुत तरह के डेफिसिट होता है, घाटा, बहुत तरह का घाटा होता है। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, बजट क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट, बहुत तरह का। तो एक है
फिजिकल डेफिसिट में क्या क्या होता है, बजट डेफिसिट प्लस लोन प्लस बाहर से जो उधार लिया प्लस हमने जो इंटरेस्ट रेट पे किया, सारा मिला के इकट्ठा क्या बन जाता है, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट के बाद एक और होता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या होता है, ये शुरू किया था 1999 में। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे यशवंत सिन्हा। और ये जो प्राइमरी डेफिसिट है ये होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट रेट। जब फिजिकल डेफिसिट में से मान लो हमारा फिजिकल डेफिसिट है 100 रुपये, कितना है, और इंटरेस्ट हमने दिया उस पर 10 रुपये, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया। ये बोला इंटरेस्ट रेट नहीं गिनना, वो तो देना ही पड़ेगा। तो प्राइमरी डेफिसिट टर्म कौन लाया, यशवंत सिन्हा। कब की बात है, 1999 की। और इसमें क्या बोला था, फिजिकल डेफिसिट माइनस, वो निकला प्राइमरी डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्लस लोन बोरोइंग इंटरेस्ट, सबको मिला के क्या निकलता है देश का। अब देखो ये लिखा है सामने, फिजिकल डेफिसिट हुआ घाटा। अब मान लो सरकार ने टोटल खर्चा करना है 100 रुपये, तो सरकार को देखो घाटा कितने का पड़ रहा है, 6.4%, यानी 93.6 रुपये और बाकी 6.4 रुपये। जबकि एक हमारा एक्ट आया था FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें बोला कि तुम सिर्फ और सिर्फ कितना % ले सकते हो लोन। बोला अगर 100 रुपये खर्चा करना है तो कितना लोन ले लो, 3 रुपये। सरकार कितना ले रही, ये गलत बात है। तो एक फैक्ट था बोलना आप फिजिकल डेफिसिट। अच्छा अपने पास लिखो फिजिकल डेफिसिट फॉर इंडिया 2022-23, फिजिकल डेफिसिट फॉर इंडिया 22-23 6.4%। इसी में सेम लाइन और इस फिजिकल डेफिसिट की जगह लिखो रेवेन्यू डेफिसिट 5.6, 3.9, रेवेन्यू डेफिसिट 3.9%। फिर लिखो फिजिकल डेफिसिट टारगेट, फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर इंडिया 2023-24, ऊपर 22-23 था, अब तीसरे वाले में मैं इसमें लिखा रहा हूँ 23-24, कितना था वो 5.9%। और सेम रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट 2. लिख लो 2.9 रेवेन्यू डेफिसिट इंडिया टारगेट 2023-24 कितना बोला। अब लिखो FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये कितना कहता है, 3% सिर्फ, कितना। और ये जो हमारी स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स को अलाउ किया है, लिखो स्टेट्स अलाउड कितना है, स्टेट्स अलाउड फिजिकल डेफिसिट 3.5%। स्टेट्स को कितना अलाउड है, 3.5% स्टेट्स को। और देखो बोला कितना था सिर्फ, देखो कहाँ पहुँचे हुए हैं। ये है वो कारण, कौन सा, वो जो पढ़ा ना अभी स्कीम कर्नाटका वाली, शक्ति स्मार्ट कार्ड, वो है। या फिर मध्य प्रदेश में शुरू की शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना, वो है। या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नमो शितकारी महासम्मान योजना, इसी करंट अफेयर की बातें हैं, वो है। और इसी करंट अफेयर में बोला घाटा भी है। तो हमें क्या देखना है, ये कि वो, ये ज़रूरी है। जैसे आपके मम्मी पापा घर में सैलरी लाते हैं 1-2 तारीख को,
फिर आपकी फ़ीस, खाना पीना, पॉकेट मनी, सारा घर का खर्चा, पेट्रोल का, गाड़ी का, सब कुछ कितना बचा। अगर घर वाले ने, आपके घर वालों ने घर बनाया होगा तब लोन लिया, वो भी एक जिम्मेवारी है कि हम इसको खुद ही लौटा दें। ऐसा ना हो आगे हमारे बेटे और बेटी को देना पड़े, हम ही लौटा देंगे। और अगर ऐसे चलता रहा सिलसिला तो 6 की जगह फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, एक डेट ऐसी आएगी हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। तो ये बढ़ना नहीं चाहिए। ये लोन लेना बुरी बात नहीं है, लोन लो पर उतना लो जितना रिक्वायर्ड है। बोले हमने चंडीगढ़ दिल्ली में घर लेना, लोन ले लिया करोड़ों में, उसके थोड़े दिन बाद पता लगा कि अब वो घर ना बिक रहा है ना कोई उस पर किराएदार आ रहा है, फिर क्या करना, फिर डूब गए ना। तो वही सिलसिला देश के साथ भी होता है, यानी कि इसमें देख के चलना पड़ता है कितना लें कितना नहीं। सीधा लिखा है FRBM एक्ट में 3%, और हम कहाँ पहुँचे। तो इसको जितना कम कर सको उतना अच्छा, बढ़ाने की नहीं सोचनी, इसको घटाने की सोचनी है। और घटेगा तब जब ढंग की स्कीमें आएंगी। अब जैसे HRTC में फ्री है, या फिर कोई फॉर्म भरना लड़कियों को हिमाचल में फ्री है, तो अगर सरकार के पास ऐसे 20 रुपये इकट्ठे होंगे, फ्री है तो 10 ही होंगे, क्योंकि बाकी तो रहेगी वो लड़कियों वाले। और अगर ऐसा चलता रहा तो एक डेट देखो आज से 10 साल बाद फिर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने दे तो दिया। अब जिस दिन मना करेंगे ना कि आज के बाद फ्री नहीं है, सारी लड़कियां धरने पे जाएंगी, सारी कि नहीं, और साथ में फिर लड़के भी जाएंगे कि इनको दिया अब हमें भी दो, इनका नहीं हटाओ हमें भी दो। तो ये चीज़ें फिर और ज़्यादा खतरनाक होने लगती हैं, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। चलूँ आगे। RBI ने 2.20 करोड़ की पेनल्टी लगाई इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे। कोई रूल रेगुलेशन होंगे वायलेट कर दिए, लगा दिया। RBI के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी आपको। नोट कौन छापता है? 1 रुपये का फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इसके ऊपर सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी के। हमारे जो तो नोट होते हैं 1, 20, 50, 100 सारे, इस पे कितनी लैंग्वेज में जो प्रिंट किया होता है? 15। ऐसे नहीं, 15 लैंग्वेजेस टोटल होती हैं उस पे। पेपर में पूछा था ये, ठीक है, 15 लैंग्वेजेस। चलूँ आगे। ये क्या है? और ये इससे पहले ये है टाइगर। टाइगर से पहले हुआ करता था क्या? लॉयन। पूछेंगे अंतर्दृष्टि किसने शुरू किया? अंतर्दृष्टि सीधा RBI। अंतर्दृष्टि है टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट एंड ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रधानमंत्री जन धन योजना, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, बताया था ना डिफरेंशिएटेड बैंक का, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अंतर्दृष्टि किसने शुरू किया? RBI। बैंकिंग वालों के साथ साथ जो बाकी प्रिपेयर करें उनके लिए भी ज़रूरी है। चलें आगे। लो जी, आगे वही बात, अब चलते हैं। ये कहीं मैंने आपको बताया तो नहीं है। पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 इकॉनमी, नंबर 2, 3 पे, 4th पे, 5वें पे, 6ठे पे। तो इंडिया ने किसको रिप्लेस किया? इंडिया का नंबर, आज की डेट में इंडिया की इकॉनमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर इंडिया की इकॉनमी है, GDP यानी कि। सबसे ज़्यादा किसकी है? दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे। न्यूज़ पढ़ो। जर्मनीज इकोनॉमिक डाउनटर्न, 4th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी स्लिप्स इनटू। अभी अपडेट नहीं आई कि चौथे से 5वें पे आ गई कि 6ठे पे आ गई, पर बोला कि वहाँ रिसेशन आ गया। रिसेशन क्या होता है? एक साल में कितने महीने? हमारी इकॉनमी के एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर कितने महीने का हुआ? कितने महीने का? अगर इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही है, जैसे कोविड के टाइम पे था, आना जाना, खाना पीना, ठेले वाले, जो भी सब कुछ था सब बंद था एक तरह से, तो अगर ये सिलसिला चलता रहे 3 कर महीने, तो बोलते हैं इकॉनमी में क्या आ गया? क्या आ गया? और अगर ये आगे बढ़ता रहे 3 से कितना?
6 महीने थोड़ा सा और आगे हो गया तो यही क्या हो जाता है, यही रिसेशन अगर आगे 9 महीने 12 महीने से ज़्यादा हो जाए तो क्या बन जाता है, और यही कंटिन्यू 1 डेढ़ 2 साल रह जाए तो कैसा डिप्रेशन। इकॉनमी जब ग्रो नहीं करती है तो आया स्लो डाउन। कंटिन्यू स्लो डाउन इज कंटिन्यू रिसेशन इज कंटिन्यू डिप्रेशन इज ग्रेट डिप्रेशन। आज तक पूरे वर्ल्ड के इतिहास में एक बार ही आया। कहाँ पे आया, अमेरिका में 1929 में। कैसा डिप्रेशन था, ये वही डिप्रेशन है जो आज की जनता में होता है। तुम्हारे से भी है, किसी को है या किसी को डिप्रेशन, बड़ी आम समस्या होगी 15 साल के 20 साल के 22 साल के बच्चों में डिप्रेशन है तो नहीं, किसी को होना भी नहीं चाहिए। 15 साल का बच्चा 10th के पेपर थे, 17 साल का बच्चा +2 के पेपर थे, नंबर आने चाहिए थे 95%, मेरे आए 94.99। डिप्रेशन, फांसी लगाई, ख़त्म। वो क्या है, डिप्रेशन आज की डेट में सबको कॉमन हो गया, जबकि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वैसे सीधी बात है, डिप्रेशन तब होता है जब फ़ोन पे ही रहते हैं, डिप्रेशन तब होता है जब दोस्त नहीं होते, डिप्रेशन तब होता है जब किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी, या फिर एक ही रखना, वो गई तो डिप्रेशन, आ गई तो फिर से ठीक हो गए। तो डिप्रेशन की समस्या आम है पर होती नहीं है, ठीक है। और इंडिया में तो वैसे नहीं होता, पुराने वाले टाइम में यहाँ होता जाएगा। जैसे फ़ोन आते जाएंगे ना, हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, वैसे डिप्रेशन चलता रहेगा। तो ये वही डिप्रेशन है। तो ग्रेट डिप्रेशन कितनी बार आया, 1929 में अमेरिका में, 2008 में भी आया, और 8 में इंडिया को भी इसने छू लिया आकर के। लेकिन 8 में जो आया उसको डिप्रेशन नहीं कहा, उसको क्या कह दिया, ग्रेट रिसेशन। कुछ नहीं होता है वैसे तो, पूरे वर्ल्ड में आ गया था रिसेशन, पर डिप्रेशन नहीं था। तो रिसेशन और डिप्रेशन के बीच का क्या बन गया, ग्रेट रिसेशन, जो कहाँ आया, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में भी पहुंच गया था। कब की बात है, हाँ कहाँ की बात है, कब की बात है। अब ये जो अमेरिका में आया था 1929 में, इसके पीछे कौन था आदमी जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, कौन थे, लिख लेना अपने पास। एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ की एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, लिख लेना 1776, 1776, वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी किताब है, 1776 की बात है, 1776। तो उनकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आई थी, ठीक है। तो अब सीधा कह रहा है कि जर्मनी में रिसेशन आ गया है, यानी वहाँ की इकॉनमी पिछले 3 महीने से कुछ खास, 6 महीने से कुछ खास नहीं हो रहा है। तो अगर किसके ग्रोथ नहीं होना, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ। अच्छा एक बात है, जर्मनी की जो चांसलर थी वो पहले हुआ करती थी एंजेला मार्केल, अब है ओलाफ स्कोल्ज। आप देखना, मेरी बात आज ही नोट कर लो, जिस दिन मोदी प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटेंगे, मैं लिख के देता हूँ, हमारे देश का सेंसेक्स और निफ्टी सीधा लुढ़क के 5-10 हज़ार पॉइंट लुढ़क के नीचे पहुँच जाएगा। आज की डेट में 20+ है हमारा जो सेंसेक्स और निफ्टी है। फिर जिस दिन उसने छोड़ा, वो खुद पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। कारण होगा मोदी का वहाँ से जाना, क्योंकि मोदी के ऊपर सबको विश्वास है, चाहे मोदी गलत ही कर रहा है, फिर उसने सबका ट्रस्ट उसने जीत लिया कि नहीं, जो करेगा आने वाले टाइम में ठीक काम करेगा। वही था एंजेला मार्केल का भी। एंजेला मार्केल गई, ओलाफ स्कोल्ज आए, ओलाफ स्कोल्ज आए, हो गया काम, सीधी इकॉनमी। क्योंकि फिर पता है कि अब नए नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, नई कंपनी नहीं आएगी, नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और सारी रिसेशन की तरफ जाने लगे, ठीक है। तो जर्मनी के चांसलर भी लिख लेना, ओलाफ स्कोल्ज, लिखा ओलाफ स्कोल्ज। कौन से नंबर की इकॉनमी है जर्मनी, अभी 4, और इंडिया जो है कितनी इकॉनमी है हमारी,
3 पेपर में क्वेश्चन बनेगा, मोदी का सपना है हमारे देश की इकॉनमी 5 ट्रिलियन US डॉलर हो, कब? हद यार, तुम तो आगे बढ़ा रहे, मोदी का सपना तोड़ रहे तुम सारे। 25 बोला है, अब तुमने बढ़ानी है, बढ़ाते रहो। 25 में बोला है, अब देख। हाँ बोला है, 27 भी बोला है, लेकिन वो मोदी ने नहीं बोला, ठीक है। बाकी वर्ल्ड बैंक, IMF और इंस्टीट्यूशन है वो भी बताते रहते हैं। चलूँ आगे। इसमें सिर्फ इतना सा है कि बीमा वाहक स्कीम की सबकी जो है इंश्योरेंस होनी चाहिए, लिखा है कहीं, ये देखो, इंश्योरेंस फॉर ऑल। 47 में आज़ाद हुए कितने साल हो जाएंगे? प्लेटिनम जुबली होगी देश की, बोला तब जो है सबकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। लेकिन एक पर्सन थे इंडिया के ही, वो इंश्योरेंस के अगेंस्ट थे, महात्मा गांधी। लिख लेना अगर पूछें पेपर में। महात्मा गांधी मना करते थे किसको? कि मैं इंश्योरेंस के फेवर में नहीं हूँ, महात्मा गांधी। क्योंकि वो बोलते थे कि LIC के एजेंट मेरे पास आके मेरे को मेरे मरने के फ़ायदे गिनाता है। उन्होंने करवाई थी पहले, फिर जब उनको पता लगा कि हाँ जी तू मरेगा महात्मा गांधी, फिर तेरे बच्चों को ये होगा, लाड़ी को ये होगा, उसको होगा, उसने बोला मैंने करवानी नहीं। जो दी थी 2-4 किस्तें वो भी बंद की। पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी फेवर में थे कि अगेंस्ट में। 3 और चीज़ें हैं। गांधी जब अफ्रीका इंग्लैंड गए थे तो बोला था मैं 3 चीज़ों को टच नहीं करूँगा, W फॉर वाइन, M फॉर मीट नॉन वेज, और W फॉर वुमेन। अपनी मम्मी से प्रॉमिस करके गए थे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ना, इंडिया को छोड़ के, वाइन वहाँ वैसे पीते हैं जैसे हमारे यहाँ पानी पीते हैं, ठीक है। नॉन वेज वहाँ बहुत चलता है, वेजिटेरियन फूड ही नहीं वहाँ होता है। और वुमेन भी मतलब वहाँ पे यहाँ होता है कि एक शादी हुई तो 7 जन्मों का रिश्ता, वहाँ होता है कि एक जन्म में 7-10 बार करनी, ठीक है। तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जा रहा हूँ पर मैं टच नहीं करूँगा, वुमेन, वाइन, मीट। पूछते हैं पेपर में भी। चलें आगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंट्रोड्यूस किया UPI कैश विड्रॉल फैसिलिटी एट ATM। UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। RBI ने एक अच्छा ये समझाया था मैंने आपको, इट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बताया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने देशों क्या क्या कौन कौन सा रहता है इस रिजर्व में? एक रहती है फॉरेन की करेंसी, दूसरा रहता है RTP, रिजर्व ट्रांचे पोजीशन, स्पेशल ड्राइंग राइट, गोल्ड और फॉरेन की करेंसी। बोला कि हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व में चाहिए। यहाँ से मान लो किसी ने अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाना है, तो यहाँ वहाँ हमारे देश का रुपया नहीं चलेगा, वहाँ उस देश की करेंसी लेनी पड़ेगी। यानी हमें फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होता है, क्योंकि अगर मैंने आपने किसी ने जाना है तो हम उससे जहाँ भी जाएंगे उससे हम लेंगे कि यार हेलो रुपए और हमें उस देश की करेंसी दे दो। तो RBI ने बोला कि 26 एंटिटी ऐसी हैं जो गड़बड़ हैं, वो ऑथराइज नहीं है। हो सकते हैं आपने उनको अपने रुपए दे दिए और आपको नकली डॉलर दे दें, बोला ऐसे उनसे बच के रहना। तो 56 कौन है वो उनके नाम नहीं ज़रूरी, पर अगर किसी ने जाना होगा तब ज़रूर देख लेना इन 56 के नाम, नकली डॉलर लेके चल दिए। तो RBI ने इसी को ही बोला, कैसी लिस्ट? बोला अगर यहाँ पे आप फॉरेक्स रिजर्व यानी अपनी करेंसी एक्सचेंज कराने जाते हो तो वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ गड़बड़ आपके साथ हो जाए। तो 56 की उन्होंने लिस्ट निकाल के दी है। क्लियर? बैंकिंग वालों के लिए ज़रूरी है कि कितनों की लिस्ट है। RBI का मैक्सिमम हर स्टेट में अपना एक रीजनल ऑफिस है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। तो नॉर्थ ईस्ट में 2 जगह पे खोलने जा रहा है। एक है कोहिमा, कहाँ की कैपिटल? ईटानगर, कहाँ की कैपिटल? अरुणाचल प्रदेश। तो पूछेंगे रीजनल ऑफिस RBI कहाँ खोलने जा रहा है? कोहिमा और ईटानगर, यानी नागालैंड और ये कुछ नहीं है, लेट इट। इंपॉर्टेंट डेज पे चलते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून। थीम आपके सामने, थीम याद नहीं करनी है,
सिर्फ ध्यान से देखनी है और जब पेपर आए तब एक बार फिर से कंसंट्रेशन बना के पढ़ना है ताकि एलिमिनेट कर पाओ। याद नहीं करनी है थीम। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब हुआ? नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को। 26 नवंबर को और क्या सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 26 नवंबर को सेलिब्रेट लॉ डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब शुरू किया? 48 नहीं, वो भी नहीं, ये रही ऑप्शन है, वो है ही नहीं जो तुम बोल रहे। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाना कब शुरू किया? यही ऑप्शन है। मारो तुक्के। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब शुरू किया? एक और था यूनिटी डे, कब मनाते हैं? क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे। वो देश को उन्होंने जोड़ के, हमारे देश में प्रिंसली स्टेट थी 565, उनको जोड़ के एक किया था पूरा इंडिया। यूनिफिकेशन यानी यूनिटी, एकता, इसलिए उनके नाम से क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। नहीं, 560 कहीं लिखी है 565, कहीं लिखी है 562, 585 नहीं। हाँ बताओ। गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे। कब? क्रिसमस होता है उस दिन, तो याद रखना 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, 31 अक्टूबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर मिल्क डे, 26 नवंबर लॉ डे। ठीक है। और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ अब। यूनिटी डे कब शुरू किया? गुड गवर्नेंस डे कब शुरू किया? और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे कब शुरू किया? ऑप्शन तीनों की यही है। चलें आगे। गुड गवर्नेंस 25 दिसंबर, यूनिटी डे 31 अक्टूबर, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को हर साल। और मदर्स डे अभी पढ़ा पिछले मई के सेकंड सैटरडे, और फादर सेकंड वीक में सेकंड सैटरडे। और फादर्स डे अभी आएगा जून का 3rd सैटरडे, इस बार 18 जून को सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को कब सेलिब्रेट करते हैं? बाइसिकल डे मनाने का सिर्फ एक ही पर्पज मोटिव रहता है, एनवायरनमेंट के लिए सजग हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, क्योंकि पेट्रोल डीजल कैरोसिन इसका कब तक यूज करोगे, तो बाइसिकल पे आ जाया करो, इसलिए बनाते हैं। थीम है, ये देखो थीम भी वही है, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। चलो इस पे बाइक क्या कहते हैं, बाइसिकल पे। एनवायरनमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम सॉल्यूशन टू प्लास्टिक। चंडीगढ़ में प्लास्टिक बड़े पहले से बंद हुआ होगा, लेकिन अब सीधे रोज चलान हो रहे हैं। सब्जी मंडी गया था मैं 4 दिन पहले, वहाँ थे कोई 15 पुलिस वाले, चलान ही कर रहे हो धड़ल्ले से। और यहाँ पे बैन हुए पता नहीं 2-3 साल हुए होंगे, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है उससे बहुत पॉल्यूशन रहता है। हर साल जून में ही होता है, लास्ट ईयर भी ऐसे था, 1 महीना हुआ बस अब यही होगा। एनवायरनमेंट डे को लेके होता होना। सिर्फ जून का महीना होता है। गलत बात है, जब मना कर दी तो फिर मना है। सॉल्यूशन हिमाचल में 2009 से बैन है, 23 आ गया, ख़त्म भी हो गया 23, अब तो जुलाई भी 2009 से। तो यहाँ क्यों? तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन किसकी थीम है? एनवायरनमेंट डे पे मोदी ने 2 स्कीमें शुरू की थी, इसी करंट अफेयर में पढ़ा, मिष्टी और अमृत धरोहर। वो 2 स्कीमें थी, उनका लेना देना किससे था? वेटलैंड से। में जो पेपर वेटलैंड टोटल कितने हैं? हरियाणा में कितने थे? हैं? पंजाब में 2, हरियाणा में 6, हिमाचल में ये कौन थे 6 या 2? किया पता कौन है पंजाब वाले? तुम। हरियाणा के 6 बोल फिर।
सॉरी हरियाणा नहीं, हरियाणा के 2 हैं, 6 पंजाब के हैं। इम्पोर्टेंट है ये, मुझे नहीं पता। मैं हिमाचल से हूँ तो मेरे को हिमाचल के पता है। कौन कौन है बताओ? एक तो रेणुका है। रेणुका और कौन? नहीं, पौंग डैम, कांगड़ा और एक लाहौल स्पीति में ऊपर है। ये तुम पता करोगे। सब कुछ बता दिया, तुमने क्या करना खुद। तीसरा तुम पता करोगे, मैंने बता दिया लाहौल स्पीति में हिमाचल का तीसरा कौन सा है। और ऑप्शन है सूरजताल, चंद्रताल, 2 ही बथेरी हैं तुम्हारे को, करते रहना अब, ठीक है। मुझे नहीं पता। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाते हैं 7 जून को। थीम ये रही फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ओशियन डे 8 जून को, थीम है प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग। फिर कह रहा हूँ थीम याद नहीं करनी है, ध्यान से देख लो इसको अभी और घर जाके रिवाइज करो, पेपर आते एक बार फिर से देखो, क्योंकि हर साल चेंज होंगी। याद करने का कि डे कब होता है वो नहीं भूलना है। तो ओशियन डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून, थीम सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? 14 से 18 इक्वलिटी, 18 से 22 ये है फ्रीडम, और 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन वाला। तो आर्टिकल 23 बोलता है कि आपने, अच्छा कितने ट्रैफिकिंग वाला 20, हाँ सही कह रहे हो। पर जो मेन बात अब, चाइल्ड लेबर कितने साल से ऊपर अलाउड है? मोदी जी कहते हैं कि 14 साल से नीचे अगर तुम घर में काम कर रहे हो ना तो ये चाइल्ड लेबर नहीं है। घर का काम करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मोदी ने खुद बोला है। तो अगर घर वाले कहीं छोटा है उसको काम को बोल दिया, बोलते चाइल्ड लेबर ही करवा रहे, तो वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कब मनाते हैं इसको? ये भी इम्पॉर्टेंट है, अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अल्बिनिज्म एक स्किन का डिसऑर्डर है, इसमें आपकी आंखें, स्किन जो है ना बड़ी वाइटिश हो जाती है। आपको लगता है अंग्रेज है, पर अंग्रेज नहीं होते हो। और लोगों को लगता है कि ये जो है जनरेशन फैलता है, जैसे एड्स के बारे में नव धारणा थी ना कि फैलता है एक से दूसरों को साथ खाने से, बैठने से, ऐसे वैसे, वैसे इसका भी ऐसे ही धारणा है, जबकि है क्या? नॉन कंटेजियस, एक से दूसरे को नहीं फैलता है। तो पूछें अगर पेपर में व्हाट इज़ अल्बिनिज्म, तो स्किन डिसऑर्डर, और जनरेशन टू जनरेशन होता है, एक से दूसरी जनरेशन को। चलें आगे। ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं? थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। तो अब बताओ कि ये जो हमारा ब्लड डोनर डे है, ब्लड डोनेट करना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी लैब में नहीं बनता, कहीं भी नहीं। बाकी इन साइंटिस्टों ने रिसर्च कर करके सब कुछ बना दिया। जैसे मैं और आप ना ऐसा पूरा आदमी खड़ा कर देंगे, पर ब्लड नहीं बन रहा इनसे। ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो इनसे लैब में नहीं तैयार हो रहा है, आज भी नहीं। कौन कौन देता है ब्लड? 1 2, आप भी नहीं, बस 2 ही, बाकी हाँ चलो वो बात मान ली। और बाकी लड़कियों में वैसे भी कम ही रहता है। हमारे देश की 51% लड़कियां एनीमिक हैं, खून की कमी 51%। तो ब्लड अगर किसी में तो देना चाहिए ब्लड, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी के काम आ जाए। तुम्हारा खून किसी और की शरीर में भी दौड़ेगा, वो भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड डोनर डे कब है? ये इतना ही था, ठीक है। तो ये था हमारा आज तक का पूरा 1 से 15 तक का, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 से 31 का उसको भी देखेंगे। ये क्रॉस